नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। तृतीय वर्ष कला और तृतीय वर्ष ऑनर्स। और बच्चों, बिल्कुल हम कैबिनेट मिशन हमने लगभग पूरा कर लिया और 1947 में भारत की आज़ादी स्वतंत्रता एक्ट, भारतीय के विभाजन के कारण और भारत के विभाजन की उत्तरदायी परिस्थितियाँ और भारतीय संविधान की विशेषताएँ, इन विषयों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने आ जाता हूँ कि भारत विभाजन जो 1947 में हुआ, मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो उसके कारण क्या थे। उसके बाद मैं स्वतंत्रता के उत्तरदायी कारणों पर और संविधान की विशेषताओं पर बात करेंगे। मैं अलग अलग एपिसोड पर और लगभग 4 वीडियो के माध्यम से मैं इस पूरे पाठ्यक्रम को पूर्ण कराने का प्रयास करूंगा। थर्ड ईयर ऑनर्स और थर्ड ईयर पास कोर्स के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत के इतिहास के संबंध में। हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और 1757 प्लासी के युद्ध से हम जो बंगाल में हुआ और सिराजुद्दौला पराजित हुआ, लॉर्ड क्लाइव ने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की, तब से लेकर आज तक यानी 1947 तक धीरे धीरे एक व्यापारिक शक्ति ने राजनीतिक शक्ति का रूप लिया और भारत जो एक व्यापारिक सहभागिता का था, फिर एक उपनिवेश बना और धीरे धीरे लगभग संपूर्ण रूप से आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सत्ताएं उनके हाथ पे आ गई। विकास अधिनियम के माध्यम से उन्होंने भारत का शोषण किया, धन निष्कासन हुआ, राजनीतिक पंगु हो गए। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में 1920 से लेकर 1947 तक हुआ, भारत को फिर आज़ादी हुई। विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों ने, विभिन्न सामाजिक सुधार संगठनों ने, नवचेतना के युग ने, नेहरू, गांधी, पटेल, सुभाष चंद्र बोस और इन सब के नेतृत्व ने, और देशभक्तों के जिन्होंने फांसी की सज़ा मिली, जिनको चाहे वो चंद्रशेखर हो, भगत सिंह, उन सब भगत सिंह जी और राजगुरु हो, सुखदेव हो, इन सब के माध्यम से आज़ादी हुई। लेकिन ऐसे कौन से मौलिक कारण थे जिसके कारण भारत विभाजन हुआ। तो सबसे पहला जो हम काम थे, भारत ब्रिटेन की सरकार की जो नीति थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और उसके पहले जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, उससे धीरे धीरे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और फिर धीरे धीरे जो विकास की जो भारत सरकार जितने भी अधिनियम थे, सुधार अधिनियम, तो उसमें मुस्लिम लीग को जो राजनीतिक और सामाजिक प्रभुत्व मिल रहा था, उन सब में ब्रिटेन का झुकाव उस तरफ था। और ये ब्रिटेन की नीति थी, फूट डालो राज करो की। तो पहला बिंदु सामने आता है कि ब्रिटेन की नीति मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो चल रही थी, वो फूट डालो राज करो की चली थी। और इसलिए मुस्लिम लीग के प्रति तुष्टिकरण की नीति भी सामने आती है कि न केवल ब्रिटेन ने, बल्कि कहीं पर देखने को मिलता है कि कांग्रेस ने भी मुस्लिम लीग के प्रति थोड़ा सा तुष्टिकरण करनी पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा था कि समाजवाद फैल रहा था, अधिनायकवाद फैल रहा था। तो ऐसे में मुस्लिम के प्रति ब्रिटेन की भी नीति रही और भारत के कुछ लोग भी थोड़ा से मौन रहे। हिंदू जो संगठन थे, उनकी भी थोड़ा उतना विस्तृत राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं रह पाया, या जो विस्तृत उनकी उपलब्धि रही है, या आम जनता में उनका प्रभाव उतना नहीं था तत्कालीन समय में। इसके कारण से भी भारत में हिंदू और मुसलमानों को दब हुआ। अगर थोड़ा सा संगठन और सक्रिय होता तो संभवतः मुस्लिम लीग नीचे दब जाती। नेहरू का जो जनसंपर्क आंदोलन था, उसको मुस्लिम लीग ने इस प्रकार का माना कि ये एक जन आंदोलन है और मुस्लिम लीग के लिए चुनौती है। मैं नेहरू बंटवारा नहीं चाहते होंगे और इसलिए संपूर्ण भारत का, यानी अखंड भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जबकि नेहरू का इस तरीके से नहीं था। और मोहम्मद अली जिन्ना ने कोड करके भी लिखा है कि ये कांग्रेस का ये आंदोलन मुसलमानों में फूट डालने, राज करने के लिए है, इसलिए हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। जिन्ना जो थे, उनकी हठधर्मिता भी थी। राष्ट्रीय आंदोलन उन्होंने मान लिया था कि दो देश है, क्योंकि जिन्ना की खुद की, जिन्ना बड़े एजुकेटेड थे और जिन्ना का ये था कि मुझे किसी न किसी प्रकार से राष्ट्र का सर्वोच्च बनना है। तो अतः उनकी हठधर्मिता ने धीरे धीरे हम देखते हैं कि कांग्रेस में भारत के समुदाय में फूट डालने का पूरा प्रयास किया और उसके कारण से ये सब कुछ हुआ। सांप्रदायिक दंगे और उपद्रव भी बहुत बड़े कारण हैं। तत्कालीन समय में हम देखते हैं कि 1940 के बाद में धीरे धीरे फूट जो है पराकाष्ठा पे चली गई और सीधी कार्रवाई दिवस, और फिर उसके बाद में 1945-46 की विश्व युद्ध के, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तो जो है बिल्कुल एक बहुत घृणित वातावरण भारत में नज़र आने लगा था दोनों के बीच में। और इसी का लाभ अंग्रेज अधिकारियों ने उठाया
और उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों ने षड्यंत्र भी बहुत रचे। मुस्लिम लीग को गोला बारूद उपलब्ध कराना जो है वो हथियार इकट्ठे करने का वो है। इसी प्रकार ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहते हैं कि अंग्रेज अधिकारी जो थे वो षड्यंत्र रच रहे हैं और वे कहीं नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि भारत को छोड़ कर जाएँ तो एक पंगुइत जो रह के जाए और इस दक्षिण एशियाई में ये दो प्रजातियां या ये जो दो देश निर्माण करेंगे वो आपस में लड़ते रहें और उनकी विदेश नीति सफल होती रहे। तो ये बात उन्होंने संविधान नवंबर 1949 के संविधान सभा में भी कही और उसके बाद भी ये स्थिति चलती रही। एक और बात सामने आती है कि अंग्रेज अधिकारी जो है वो षड्यंत्र तो कर ही रहे थे, साथ ही मुसलमानों में जो शैक्षणिक पिछड़ेपन था वो भी बहुत अधिक था और उस शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण उनकी एक भावना तत्कालीन जो मुस्लिम लीग ने जो बात बताई वो कुंठा कर गई उनके लिए और वो कुंठित रूप से होने लगी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम पिछड़े हुए हैं। और कांग्रेस में कई लोग जो थे पढ़े लिखे थे, मुस्लिम लीग में हालांकि जिन्ना स्वयं पढ़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने समुदायों को दूसरे रूप से संदेश देना शुरू किया कि आपका शोषण कर लिया जाएगा अगर आप इनके साथ रहे तो जिन्ना का जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था वो इसी बात पर आधार रहा था कि शैक्षणिक पिछले होने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम समुदाय में एक भय का वातावरण क्रिएट कर दिया गया था। उनको एक दिया गया कि नहीं, कांग्रेस आपके साथ में ईमानदारी का प्रस्ताव नहीं करेगी। अंतरिम सरकार जो बनाई गई थी उसकी असफलता भी बहुत, ये हम जानते हैं कि जो 1946 अक्टूबर में जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी वो उस प्रकार समायोजन नहीं कर पाई और ये हुआ। 97 में एक और था कि ब्रिटेन की जो तुष्टीकरण की नीति थी 77 की, वो भी थी। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी जो आदर्श पत्नी मानी जाती थी उसका भी बड़ा नकारात्मक रोल रहा और इसलिए विभाजन लगभग क्या हुआ और उन्होंने नेहरू को शुरू में विरोध में थे नेहरू, लेकिन बाद में किसी न किसी तरीके से उन्होंने नेहरू को जो है ये समझा दिया कि आप दो राष्ट्र होंगे और स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं। तो अब कांग्रेस के नेता ये मानते थे कि मुस्लिम लीग के साथ में रहकर एक सशक्त भारत की इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि मुस्लिम लीग हठधर्मी पे आई हुई और कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि जिस प्रकार का जो भी भारत मिल रहा है उसमें भी कोई विवाद हो जाए और दंगे फसाद बहुत हो जाए, उपद्रव अपने हो जाए। साथ ही साथ कुछ इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि कुछ लोगों को सत्ता प्राप्ति का भी था कि भाई अगर अब देश को आज़ाद कर दिया जाए, जिन्ना की भी यही सोचती कि वे पृथक स्वराज बन गए और एक राज्य का सर्वोच्च पद प्राप्त करे, और कुछ कांग्रेस के सदस्यों का भी था। तो लेकिन कांग्रेस के सदस्यों का इस कारण से था कि वह एक अब द्वितीय विश्व के बाद जब विश्व में कई देश स्वतंत्र हो रहे थे, लोकतंत्रों की स्थापना हो रही थी, तो अब वे चाहते थे कि भारत में भी इसकी निर्णय ले। भारत में ब्रिटेन अब जो एटली की घोषणा थी वो अब उसको करना था कि हम जून 1948 के पहले आज़ाद होकर यहाँ से भारत को स्वतंत्रता देना चाहते हैं। तो एटली भी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो उस पर पूर्ण निर्भर थे कि किसी न किसी तरीके से ये कार्य पूरा करना चाहिए। और अतः इन सब कारणों के कारण ये निश्चित हो गया कि अब भारत को आज़ादी मिल तो जाएगी, लेकिन जो है भारत विभाजन सुनिश्चित है और अंततः कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता होते हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया।